हेलो स्टूडेंट्स, ये पाथ फाइंडर का एक थर्मल फिजिक्स का क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको सीधे क्वेश्चन समझाता हूँ और इसको ट्राई करते हैं। हमारे पास एक ये ट्यूब है ना, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जो कि फिक्स्ड है। इसके अंदर दो पिस्टन्स हैं, ए और बी। ये स्लाइड कर सकते हैं, पिस्टन्स ए एंड बी कैन स्लाइड, और कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। और ये जो पूरा सिलेंडर है, जो ट्यूब है और जो पिस्टन है, ये हीट इंसुलेटेड है ना, कोई हीट इन या आउट नहीं हो रहा है। ये जो स्पेस है इसमें 0.1 मोल हीलियम गैस है। इसके अंदर हीलियम गैस है 0.1 मोल। ठीक है। इस पिस्टन ए को क्या किया कि इसको 12 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इधर की तरफ देकर पिस्टन बी की तरफ देकर छोड़ दिया। तो हमसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज ऑफ द गैस इन इंस्विंग मोशन ऑफ द पिस्टन। इस गैस का मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज कितना होगा वो बताओ, ये सवाल कह रहा है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज जैसे ही मन में आएगा तो हम सोच लेंगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज तब होगा जब इंटरनल एनर्जी में चेंज मैक्सिमम होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेटेड है। डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी। सो दिस डेल्टा टी will be maximum when delta u is maximum, यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज मैक्सिमम हो। हमने इस पिस्टन को दिया क्या है, काइनेटिक एनर्जी। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन क्या होगा कि ये पिस्टन इस गैस को पुश करेगा, तो बी का वेलोसिटी बढ़ेगा क्योंकि ये जो प्रेशर है गैस का वो इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और यही प्रेशर पिस्टन ए पे इधर फोर्स लगाएगा, तो जो ए का वेलोसिटी है वो घटेगा। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी विल चेंज। तो जो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वही इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो हमें बस ये निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम चेंज कितना हो सकता है। तो अगर आपने मैकेनिक्स ठीक से पढ़ा होगा तो आपने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ज़रूर पढ़ा होगा, है ना। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ा होगा, वहाँ से मैं इसको रिलेट कर देता हूँ। हालांकि ये बहुत नॉर्मल बात है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मान लो मास m1 और m2 है, इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है। दोनों सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगा, इसका मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है। वो काइनेटिक एनर्जी हो सकता है हाफ m टोटल v सी एम स्क्वायर। आपको ये बात समझ आना चाहिए कि अगर सिस्टम पे कोई नेट फोर्स नहीं है तो इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी लीस्ट तब होगा जब इन दोनों का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर होगा। यहाँ पे क्या है इस सवाल में, अगर मैं इन दोनों पिस्टन और इसके अंदर गैस को एक सिस्टम मान लेता हूँ, तो क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है और बाहर से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड प्रेशर है भी, तो दोनों साइड अगर उसको सेम मान लें तो उसके वजह से फोर्स सेम होगा। तो सिस्टम पे एक्सटर्नल नेट फोर्स 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम निकाल सकते हैं, कितना होगा वो होगा mu प्लस m इंटू 0। ए का इनिशियल वेलोसिटी u था और बी का 0 था, डिवाइड बाई सम ऑफ मास दैट इज m प्लस m, ये u/2 होगा। तो काइनेटिक एनर्जी लीस्ट कब होगा, जब दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहा होगा। एक्चुअली में इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, इसका वेलोसिटी घटेगा, एक मोमेंट आएगा जब दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल होगा, u/2 के बराबर होगा। क्योंकि किसी सिस्टम में अगर दो ही मास हैं और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फिक्स है, तो दोनों मास का वेलोसिटी जब इक्वल होगा तो वो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर ही होगा। किसी भी सिस्टम में अगर सारे मास का वेलोसिटी सेम है तो वो VCM के बराबर ही होगा। तो इनका वेलोसिटी सेम है यानी वो VCM के बराबर ही है। और एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, इसका वेलोसिटी अभी कम है और इसका वेलोसिटी अभी ज़्यादा है, तो गैस को ये कंप्रेस करेगा।
और गैस को कंप्रेस करेगा तो गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। तो कब तक कंप्रेशन जारी रहेगा? जब तक ए का वेलोसिटी बी के वेलोसिटी से ज़्यादा रहेगा। लेकिन बी का बढ़ रहा है और ए का घट रहा है। एक मोमेंट आएगा जब दोनों का बराबर हो जाएगा। तो जो दोनों का बराबर स्पीड होगा वो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही होगा। क्योंकि किसी सिस्टम में अगर सारे कंपोनेंट का वेलोसिटी सेम होगा तो वही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। और क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो कांस्टेंट है, u/2 है। तो जब इन दोनों का वेलोसिटी इक्वल होगा तो वो u/2 ही होगा। तो दिस इज द मोमेंट व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज लीस्ट and internal energy of the gas will be maximum. So what is change in the kinetic what is the change, maximum change in the potential energy? This is when the kinetic energy of the pistons are least. तो कितना चेंज आया? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था? ए के पास था सिर्फ हाफ एम यू स्क्वायर, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम टोटल, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहा है, इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, दैट मीन्स u/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस 1/4 एम यू स्क्वायर। तो ये एम यू स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। यही डेल्टा यू मैक्सिमम है। और एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, अगर हमारे पास दो मास का सिस्टम होता है ना, अगर हमारे पास दो मास का सिस्टम होता है m1 और m2, इसका मान लो वेलोसिटी v1 था, इसका वेलोसिटी v2 था, और इनके बीच इंटरनल फोर्स तो है लेकिन इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी जो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में है वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है। इस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिखा जा सकता है, हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2, दोनों के वेलोसिटी का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा उसका स्क्वायर, प्लस हाफ m टोटल v/m स्क्वायर। तो क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो बदल नहीं सकता, तो ये काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा रहेगा। ये वाला काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो सकता है इंटरनल एनर्जी में, और यही वाला चीज़ है ये, यही वाला चीज़ है ये। इसी को बोलते हैं, ये जो m1 m2 बाई m1 प्लस m2 उसको रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। जिसने मैकेनिक्स पढ़ा है उसको ये बात समझ आ रहा होगा। एनीवे, तो हमें डेल्टा यू मैक्सिमम मिल गया mu स्क्वायर बाई 4, और डेल्टा यू क्या है? NCV डेल्टा टी, दिस इज mu स्क्वायर बाई 4। तो n और CV, क्योंकि हीलियम मोनोटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3, तो 3r/2 डेल्टा टी इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से जो डेल्टा टी आएगा वो आ जाएगा mu स्क्वायर बाई, ये तो भाई कट के 2 हो गया तो नीचे आ जाएगा 6nr। इसको सॉल्व करते हैं। मास था 0.415 kg, ग्राम में था। स्पीड था 12 का स्क्वायर 144 डिवाइड बाई 6, n का वैल्यू 0.1 और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.3। तो जब इसको 0.1 और 8.3 करो तो 0.83 हो जाएगा। इसका ये डबल हो जाएगा 2, 6 और 2 मिलकर 12, ये दोनों कैंसिल करके इसको 12 कर देगा। तो डेल्टा टी विल बी 12 केल्विन। सो द इंटरनल एनर्जी विल बी मैक्सिमम when the kinetic energy is least, and least kinetic energy is half m total v/m square। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बीच में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने देने का कोशिश किया, बट हो सकता है वो आपको उतना समझ नहीं आया हो, क्योंकि इट रिक्वायर्स टाइम। अगर आपने मैकेनिक्स में वो पढ़ा है तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। एनीवे, सो दिस इज़ द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। थैंक यू।